A very warm welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर इन गुड. आज 1 सितंबर 2020 है और दिन की शुरुआत जॉर्ज वॉशिंगटन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ मैं करना चाहूँगा. मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें. इट इज़ फार बेटर टू बी अलोन दैन टू बी इन बैड कंपनी. बैड कंपनी जो है उसकी इम्पैक्ट बहुत ही इनडायरेक्ट और सटल होती है. अगर आप आलसी लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो चीज़ों को टाइम पर फिनिश नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लाइफ का कोई गोल नहीं है, ऐसे लोगों के साथ अगर आप उठेंगे बैठेंगे तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आप उन जैसे बनने लगेंगे. और अगर आप हाईली मोटिवेटेड लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो फिर आप उसी प्रकार के धीरे धीरे बनने लगेंगे. तो मेक श्योर कि आप फ्रेंड्स हैं या फिर वे सारे लोग जिनके साथ आप ज़्यादातर वक्त बिताते हैं, तो मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो आपसे बेटर या फिर आपसे इक्वल हों. राइट, यहाँ पर पैसों की और उन सारी चीज़ों की बात नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन क्वालिटीज़. स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है. इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. 10 सितंबर तक ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है. ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन. हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स. लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल. सबसे पहला आर्टिकल जो है ये लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक ने, यानी कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने यह आर्टिकल लिखा है और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बात की है. टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है. अब बहुत ही एक बेसिक चीज़ से आर्टिकल की शुरुआत होती है और डिस्कशन की शुरुआत भी मैं बेसिक चीज़ से करना चाहता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन जो है ये ऑफ कोर्स एक फर्स्ट स्टेज है. ये हमारा बेस है. जैसे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक है, इसी प्रकार से अगर आपको थरोली पूरा जीवन जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना है तो आपका प्राइमरी एजुकेशन, आपका बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी नहीं हो पाएगा और फ्यूचर की जो स्कूल हैं जैसे कि प्राइमरी से हायर सेकेंडरी, उसके बाद कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, तो उसमें भी आपको ये वीकनेस या फिर बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएंगे अगर प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही वीक है. तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है जिसका मेंशन हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी किया गया है. इसको कहते हैं लर्निंग पॉवर्टी. लर्निंग पॉवर्टी का मतलब क्या है? लर्निंग पॉवर्टी का मतलब यह है कि एक 10 साल का बच्चा जो है वो सिंपल टेक्स्ट पढ़ नहीं पाता और समझ नहीं पाता. क्या आपको पता है हमारे देश में ऐसे कितने बच्चे हैं? हमारे देश में लगभग 5 करोड़ जितने ऐसे बच्चे हैं. 10 साल की उम्र उनकी हो चुकी है लेकिन सिंपल चीज़ों को वो पढ़ नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, बेसिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कर नहीं पाते. और ये बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखी गई है, यानी कि सरकार को, देश को इसके बारे में पता है कि हमारे देश में ये सिचुएशन है. प्रॉब्लम यह है कि एक बार लर्निंग पॉवर्टी का शिकार बन गया एक बच्चा तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप उसको 1 साल 2 साल ट्रेन करो उसके बाद वो इम्प्रूव हो जाएगा. ज़्यादातर केसेस में इसके ऊपर जो भी रिसर्च हुई है उसमें यह पता चला है कि एक बार लर्निंग पॉवर्टी का शिकार बन गया बच्चा, उसके बाद वो बहुत स्ट्रगल करता है. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें से निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं. उनका वो इंटरेस्ट नहीं रहता है फिर, क्योंकि स्टार्टिंग के जो चीज़ों को समझना और ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं उनके लिए, और ये पूरा जीवन जो है ये चीज़ उनके साथ रहती है. और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि अगर देश में ऐसे 5 करोड़ बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर हमारे देश का ओवरऑल जो ह्यूमन कैपिटल है, राइट, आप दुनिया की किसी भी चीज़ में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न पता है कौन देता है? सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर आप ह्यूमन बीइंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके एजुकेशन के ऊपर, आपके परिवार के हेल्थ के ऊपर, परिवार के एजुकेशन के ऊपर, उनके स्किल के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न जो है वो हर रोज़, हर एक मोमेंट हमें देखने को मिलता है. इसकी कोई लिमिट ही नहीं है. गोल्ड और दूसरी सारी चीज़ें जो हैं, मटेरियल चीज़ों की एक लिमिट आ जाती है, लेकिन ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है. तो एक देश के लिए, अगर एक देश में 5 करोड़ 10 करोड़ बच्चे ऐसी सिचुएशन में हैं, अगर लर्निंग पॉवर्टी का शिकार हैं, तो फिर जो एक सुपर पावर यानी कि सबसे
एग्रेसिव या फिर सबसे डिफेंस में एग्रेसिव कंट्री नहीं। सुपर पावर का मतलब आज के ज़माने में ये हो सकता है कि एक ऐसा देश जो एनवायरमेंटली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, सोशली हर क्षेत्र में बेस्ट हो। तो ऐसा देश, ऐसा समाज अगर हमें निर्माण करना है, भारत को एक ऐसे लेवल पर ले जाना है जहाँ पर दूसरे देश जो हैं वो हमसे हमसे सीखें और पूरी दुनिया जो है वो धीरे धीरे करके और अच्छी हो जाए रहने के लिए, क्योंकि इंसानों ने ही बिगाड़ी हैं तो इंसान ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब अचीव हो सकती है, जो हायर गोल्स हैं वो तब अचीव हो सकते हैं जब हमारे ह्यूमन कैपिटल, हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो हैं ये पढ़े लिखे और उनके पास बेसिक एजुकेशन हो, वेल ट्रेन्ड माइंड हो। नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट किया गया और पता चला कि हमारे देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां के बच्चों ने नेशनल एवरेज से भी कम स्कोर किया है। NAS ने यह भी आइडेंटिफाई किया है कि लर्निंग इज द बिग चैलेंज फेसिंग इंडियन एजुकेशन। लर्निंग जो है ये सीखना जो है ये एजुकेशन क्षेत्र का, भारत के एजुकेशन क्षेत्र में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चे जो हैं वो चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते। और ये भी बताया जाता है कि हमारे पास बहुत कम वक्त है। अगर हमने चीज़ों को आज नहीं संभाला तो ये 5 करोड़ का आंकड़ा जो है ये 10 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा बच्चे जो हैं ये लर्निंग पॉवर्टी का शिकार बन सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान, और करंट जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च किया है। अब ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं उनका एक्सेस था क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी यानी कि बच्चे जो हैं वो स्कूल तक बच्चों को ले जाना, उनको एनरोल करना। तो एक्सेस टू स्कूल जो हैं ये इसका फोकस था। ओवरऑल आप सेफली कह सकते हैं कि ये गोल्स जो हैं वो हमने अचीव कर लिए हैं। लेकिन अब हमारा गोल क्या होना चाहिए? बच्चे स्कूल तक आ गए हैं, अब बच्चों की मीन्स क्वांटिटी वाइज चीज़ों को अचीव कर लिया, आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। अब उनकी जो लिटरेसी, न्यूमरेसी और रीडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हमें एक हायर लेवल तक ले जाना होगा। और हमारा टारगेट ये है, देश का टारगेट ये है कि बाय 2025 ये टारगेट हम अचीव कर लें। इस टारगेट को अचीव करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में निपुण भारत के बारे में बात की गई है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये जो निपुण भारत है इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, तो निपुण के बारे में मैं बता दूं, निपुण भारत जो है ये एक प्रकार का मिशन है और इस मिशन में 5 करोड़ बच्चों को टारगेट किया जाएगा। 3 साल से लेकर 11 साल की उम्र के बच्चे जो हैं तो उनमें ये लर्निंग पॉवर्टी ना रहे, उसको लेकर काम किया जाएगा। इसमें जो भी कोई गैप्स है, लर्निंग को लेकर कौन कौन से गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, एक अच्छा स्टेप है। उसके बाद ये समझा जाएगा कि ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं और फिर इसकी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएगी और फिर इसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। इसमें लोकल सर्कमस्टेंसेस और हमारे देश की जो विविधता है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और ये काफ़ी एक अच्छी बात है। The national mission will develop a simple and common understanding of learning outcomes and align the efforts of the education ecosystem. इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को ऐड किया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है और कम्युनिटी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो हर एक व्यक्ति को इसमें ऐड किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये देश और समाज की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। टीचर की अगर वैकेंसीज़ हैं तो उनको फिलअप किया जाएगा और टीचर्स की वैकेंसीज़ को सिर्फ फिलअप करना इनाफ नहीं है। ये क्वांटिटी वाली चीज़ हो गई। क्वालिटी वाली चीज़ है कि टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो टाइम टाइम पर होती रहे और उनको अपग्रेड करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन। अगर आप बेस्ट स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन करा दें, वो टाइम पर बच्चा उठकर स्कूल जा रहा है, वापस ट्यूशन जा रहा है, सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करें, लेकिन उसके अंदर अगर न्यूट्रिशन की खामी है, अगर वो माल नरिश्ड है, तो उस व्यक्ति की जो एबिलिटी है चीज़ों को समझने की, उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट होती है। तो बच्चों को न्यूट्रिशियस हेल्थी ब्रेकफास्ट मिले, इसी के साथ मिड डे मील मिले, तो ये चीज़ हो, और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, ये सारी चीज़ों के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात बताई गई है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मीन्स ये फूड भी एक ऐसी चीज़ है, नरिशमेंट जो है ये भी आप एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। विदाउट टूल्स आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो न्यूट्रिशन एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो लेट्स होप कि हम इस चीज़ को अचीव कर पाए। और ये आर्टिकल एक बहुत ही, आप इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। ओके,
आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वांटम नॉट ए सोलस, क्वांटम ऑफ सोलस एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म के ऊपर से इसका टाइटल लिखा गया है, लेकिन ये आर्टिकल जो है, दो आर्टिकल्स हैं इनफैक्ट। ये प्रशांत भूषण जो हैं उनके साथ जो उनका एक केस चल रहा था, तो उसके साथ जुड़ा हुआ ये मीन्स उनके साथ जुड़े हुए ये दो आर्टिकल्स हैं। एक द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं और एक एडिटोरियल जो मैंने लिया है वो इंडियन एक्सप्रेस में से लिया है, ताकि आपको दोनों के व्यूज़ जो हैं वो मिल जाएं। ओवरऑल ये दो आर्टिकल जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, ये पॉइंट्स से आपको ये जो करंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो समझ में आ जाएगा। मैं और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि आपको इस टॉपिक के बारे में पता होगा कि प्रशांत भूषण ने कुछ ट्वीट किए थे और ट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गई। फिर उनके ऊपर एक केस मुकदमा चला, राइट, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि प्रशांत भूषण जो हैं ये दोषी हैं। तो उनको ये बताया कि आप माफ़ी मांग लीजिए। तो प्रशांत भूषण ने बताया कि मैं तो माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगूंगा, आप जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। तो सुप्रीम कोर्ट भी एक कैच 22 सिचुएशन में कि क्या करे क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें देखने को मिली थी। ड्यूरिंग द हियरिंग ऑन सेंटेंसिंग इट अपीयर्ड दैट द बेंच हैड पेंटेड इटसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, यानी कि फंस चुकी थी सुप्रीम कोर्ट भी कि भाई इनके साथ क्या किया जाए। लेकिन एक बात अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को भी बचा लिया है। सुप्रीम कोर्ट अगर प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 3 महीनों की सिंपल प्रिजन टर्म और 3 सालों के लिए उनकी लीगल प्रैक्टिस को बैन कर देती, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज तक का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर एटलीस्ट मुझे लगता है एक दाग तो लग ही जाता। सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोगों का भरोसा है। भले ही थोड़ा हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन या फिर थोड़ा डिले होता है, लेकिन जस्टिस डेफिनेटली मिलता है। ये एक विश्वास तो लोगों के अंदर है, और ये विश्वास जो है शायद मेरा मानना है थोड़ा हिलडुल जाता, थोड़ा वीक हो जाता अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ऊपर इस प्रकार की हार्श पेनल्टी लगाई होती तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉमिनल फी लगाई है, ₹1 का फाइन किया है, और प्रशांत भूषण साहब ने ये बताया कि हम ये ₹1 का फाइन जो है वो पे कर देंगे। However, Mr. Bhushan was in no mood to oblige, placing his bona fides and concerns about the need to give a face-saving option to the Supreme Court to close the case. ये बात कर रहा हूँ, ये जो लाइन है, ये बात है कि जब केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप माफ़ी मांग लीजिए, तब उन्होंने बताया कि भाई माफ़ी जो है वो मैं नहीं मांगूंगा। उस टाइम पर हमारे अटॉर्नी जनरल, अब अटॉर्नी जनरल जो हैं ये सरकार के टॉप एडवोकेट होते हैं, राइट, ऑफिशियल एडवोकेट आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये एडवाइस दी थी, सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि इट शुड डिस्प्ले मैग्नेनिमिटी, कि आप एक सुप्रीम कोर्ट हैं और आपको एक बड़प्पन दिखाना चाहिए। आपको उनके ऊपर इस प्रकार की सज़ा या फिर इस प्रकार का सेंटेंसिंग किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। और उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया है, अगर उन्होंने आपकी निंदा की है तो आपको इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, आपको यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई खामियां हैं तो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे पॉजिटिव लेना चाहिए, ऐसा अटॉर्नी जनरल ने बताया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना। और अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं। मिस्टर भूषण्स फाइन, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड हैज़ नॉट शोन इट्स कस्टमरी विजडम एंड इंस्टीट्यूशनल ग्रेस इन कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट प्रशांत भूषण। यह आर्टिकल की शुरुआत ऐसे होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो बुद्धिमत्ता है वो नहीं दिखाई। एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जो रिस्पेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, 100% सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं किया इस पर्टिकुलर केस में। क्योंकि ₹1 की भी सज़ा अगर आप सुनवाते हैं, इसका मतलब ये है, और ₹1 अगर प्रशांत भूषण फाइल करें पे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी अपनी गलती को माना है। रीड बिटवीन द लाइंस करें तो यही होता है। 82 पेज का एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का बाहर आया है, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अपने हाथों में लिया है, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को जिसको नज़रअंदाज करना चाहिए था, टॉलरेट करना चाहिए था, या फिर इस बड़प्पन से, जैसे जो अटॉर्नी जनरल ने बताया, तो शायद ऐसे हैंडल नहीं किया है।
जैसे मैंने आपको बताया कि प्रशांत भूषण ने रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट की है पनिशमेंट को और वो ₹1 डिपॉजिट कर देंगे, लेकिन इसी के साथ साथ वो रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। ये चीज़ मुझे फिर से याद दिलाती है 2013 में यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली सिस्टम निकाल दी और एक वहाँ का एक न्यूज़पेपर है, आई थिंक डेली मिरर के साथ जुड़ा हुआ, डेली मिरर नाम का एक न्यूज़पेपर है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ केस था कि डेली मिरर ने सुप्रीम कोर्ट के, यूके के सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को फूल कहा था कि ये द 3 फूल्स, ऐसा कुछ लिखा था। तो इसके ऊपर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि अगर कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई व्यक्ति किसी जज को या फिर सुप्रीम कोर्ट को मूर्ख कहता है तो ये परसेप्शन की बात है, और परसेप्शन जो है वो चेंज होते रहते हैं। अगर कोई कहे कि मैं मूर्ख हूँ तो ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति का परसेप्शन है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मैं एक बहुत बड़ा जीनियस भी हो सकता हूँ, यू नो। तो ये एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें, परसेप्शन के बारे में। और वहाँ की जो कोर्ट ने डिसीजन लिया था, वो जो स्टैंड लिया था, शायद हमारी कोर्ट को भी इस प्रकार की कुछ चीज़ें करनी चाहिए, ऐसा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हमें कहते हैं। द राइट कीज़, ये आर्टिकल कोरोना वायरस या फिर लॉकडाउन, अनलॉक के साथ, नॉट लॉकडाउन लेकिन अनलॉक के साथ जुड़ा हुआ है। अभी सरकार ने अनलॉक 4 अनाउंस किया और जनरली स्पीकिंग अब तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में अलाउड हैं, गैदरिंग भी अलाउड हैं, 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो नहीं होने चाहिए। एज वी नो इट वेरी वेल, हमारे देश में अब 100 लोगों को क्या कोई गिनेगा, प्रैक्टिकली दैट इज़, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। जब थोड़ी बहुत छूट थी तब भी बहुत सारी शादियों में 50 से भी ज़्यादा लोग जाते आते थे, तो ये 100 की छूट यानी कि अब भारत में कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। कुछ चीज़ें अगर बंद रखी जाएगी, कंट्रोल की जाएगी, वे सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के हाथों में है वो, बाकी सारी चीज़ों में अब आपको ये अनलॉक जो है ये ऑफिशियली पेपर के ऊपर, ये मेरा मानना है कि पेपर के ऊपर हो सकता है, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ अब फॉलो नहीं की जाएगी। एंड वी नो आवर कंट्री वेरी वेल, इज़न्ट इट, के लोग किस प्रकार से बिहेव करते हैं। डेली इन्फेक्शंस आर स्केलिंग न्यू हाइज। हमारे देश में हर रोज़ अगर आंकड़ा जो 80,000 आंकड़ा जो है ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और यूएसए और ब्राज़ील से भी अब हमारी स्पीड जो है वो फास्ट हो चुकी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, इस चीज़ को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोरोना वायरस आज भी बहुत सारे लोगों को तबाह कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि इससे डर कर हम घर पर बैठें, लेकिन जो भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइज करना हाथों को, राइट, मेक श्योर करना कि बहुत ज़्यादा भीड़ में ना जाएं, अगर भीड़ में है तो मेक श्योर कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ों को मेंटेन करें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज भी कोरोना वायरस हैं, इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिली है, तब तक अगर हम हर एक व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं तो आई एम श्योर हम कोरोना वायरस की स्पीड को तो एटलीस्ट कम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अब मास्क पहनना और डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब धीरे धीरे जा रही हैं। इंडिया इज प्रोसीडिंग विथ इट्स अनलॉक स्ट्रेटजी अगेंस्ट द backdrop of scientific models that estimate that actual infection could be 10 times the reported 3.6 million. ये बताया जाता है कि भारत में लगभग 36 मिलियन लोगों को कोरोना वायरस होगा, लेकिन ऑफिशियल आंकड़ा जो है ये 3.6 के आसपास ही है। ऐसे बहुत सारी साइंटिफिक मॉडल्स बताते हैं कि 10 गुना ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस होगा हमारे देश में। और वाइडर टेस्टिंग और सेफ बिहेवियर की, जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ बिहेवियर, हर एक व्यक्ति सेफली बिहेव करे तो चीज़ें चेंज हो सकती है। मेट्रो सर्विस को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन यही एक वक्त है जब हम 2 चीज़ कर सकते हैं। एक है कि वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ है कि ग्रीन मोबिलिटी, अगर आप साइकिल लेकर जा सकते हैं, अगर वॉकिंग से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, तो ये चीज़ भी सरकार को प्रमोट करनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, द एनवायरनमेंट इज़ ए नेशनल इश्यू। काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल है, ये लिखा गया है बाय फॉर्मर यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर। यूपीए सरकार के टाइम पर एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे जयंती नटराजन, और जयंती नटराजन जो हैं वो लिखते हैं, मैडम का कहना जो है वो बिल्कुल सही है कि एनवायरमेंटल इश्यू जो हैं ये पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट को लेकर अगर बीजेपी, कांग्रेस या फिर एक्स वाई व्हाटएवर जो भी पार्टी हैं
अगर झगड़े करती रहेगी तो फिर एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होता रहेगा, और इसकी इम्पैक्ट जो है वो पोल्यूशन जो है वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पोल्यूशन की इम्पैक्ट नहीं होगी, सिर्फ कांग्रेस के लोगों को होगी। हर एक व्यक्ति के ऊपर, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए, एनवायरनमेंट हम सबका है, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सब स्टेक होल्डर हैं। सिर्फ सरकार नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री वाले नहीं, हम सबको एनवायरनमेंट को लेकर जो भी हम कर सकते हैं वो चीज़ें हमें करनी चाहिए, राइट। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई है, टू पॉलिटिकली वेपनाइज एनवायरमेंटल इश्यूज इज अनप्रोडक्टिव एंड अनएक्सेप्टेबल, कि किसी भी एनवायरमेंटल इश्यू को आप पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट को अगर हम देखें, अब इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है, ये ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए कि यूएसए की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक येल एंड एक कोलंबिया। ये दोनों यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट तैयार करती हैं। जून 2020 में भारत का रैंक था 168 आउट ऑफ 180 कंट्री, तो हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। अब देखिए 2006 में हम 118 रैंक पर थे, फिर 2010 में 123, 155, 177, और उसमें से थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट इस साल देखने को मिला है, दैट इज़ 168। तो खुश होने की कोई मीन्स ऐसी बात ही नहीं है। 168 जो है ये काफ़ी एक ख़राब रिपोर्ट है, और यहाँ पर कोई एक सरकार की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार आने के बाद ये हो गया, या फिर अगर हम देखते हैं कि विंटर टाइम में जो स्मोग रहता है और नॉर्थ इंडिया में जो पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, तो इसके पीछे कोई सिर्फ यूपीए सरकार या फिर एनडीए सरकार नहीं है। इसके पीछे प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तालमेल नहीं है, और यही तालमेल की वजह से हमें ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, राइट। क्योंकि कुछ राज्य जो हैं वहाँ पर स्टबल बर्निंग की जाती है। अब इंडस्ट्री को लेकर, इंडस्ट्रीज जो हैं वो पोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और इंडस्ट्री को कंट्रोल भी किया जाता है, लेकिन खेती बाड़ी को कंट्रोल करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे खास रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो नहीं हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन नहीं किया है, और उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट विजिलेंस हमें रखना ही चाहिए, उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ जो दूसरे सोर्सेस हैं, जैसे कि वेहिकुलर पोल्यूशन, हाउस होल्ड सोर्सेज, अभी कुछ दिनों पहले हम अरावली माउंटेन रेंज के बारे में बात कर रहे थे और बताया कि कैसे राजस्थान के पोर्शन में, हरियाणा के पोर्शन में, वहाँ पर अगर पहाड़ों में खुदाई हो रही है और पहाड़ टूट रहे हैं और उनको तोड़ा जा रहा है, तो उससे जो डस्ट निकल कर दिल्ली और पूरे इंडो गैंजेटिक बेल्ट के ऊपर सेटल होगी, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, है ना। तो दूसरा राज्य क्या करे, और मैं तो ये भी बताता हूँ कि आपको कि सिर्फ दूसरा राज्य नहीं, ये पूरी जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पर पोल्यूशन कर रहे हैं तो इसकी इम्पैक्ट नॉर्वे के ऊपर किस प्रकार से हो रही है उसको हम समझ नहीं पाते, लेकिन एक बात तो है कि होती तो है ही कुछ ना कुछ इम्पैक्ट। तो ये हर एक देश को भी सोचना है, लेकिन हर एक देश को भी सोचना है, लेकिन हर एक व्यक्ति इसको सोचने लगे और एक देश बेस्ट परफॉर्मेंस करे तो धीरे धीरे दूसरे देश भी ऐसा करने लगेंगे। फिर बात करें अगर फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ है कि पहले ये स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन फिर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, 42nd अमेंडमेंट किया गया और इसको कॉन्करेंट लिस्ट में। लेकिन आज भी रियल पावर, जो डे फैक्टो पावर्स हैं, वो राज्य सरकार के पास ही हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन हमारे देश में काफ़ी बढ़ चुका है और बढ़ रहा है। जो ऐसे जंगल हैं उनको क्लियर किया जाता है माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। दूसरी चीज़ जो है जिसके बारे में इतनी ज़्यादा, माइनिंग और इंडस्ट्री काफ़ी इनफेमस है, काफ़ी बदनाम है, लेकिन जो स्लैश एंड बर्न, जिसको जूम कहते हैं, तो ये जो जूम साइकिल, उसमें ये किया जाता है कि जो लोकल लोग हैं वो एक पार्ट जो है जंगल का उसको जला देते हैं और फिर वहाँ पर खेतीबाड़ी करते हैं। कुछ सालों के बाद वो दूसरा पार्ट जला देते हैं, फिर ये छोड़ देते हैं, तो ये नेचुरली फिर से ग्रो हो जाता है। तो पहले ऐसा होता था और ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल थी, 15-17 सालों तक चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन अब जूम की साइकिल जो है ये 2 और 3 साल की हो गई। मीन्स बहुत सारी जगहों को क्लियर करके वहाँ पर इसको जलाया जाता है और फिर वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जंगल जो हैं वो काफ़ी तबाह हो रहे हैं और लकड़ी का इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ चुका है हाउस होल्ड और इंडस्ट्री और इन सारी चीज़ों में।
हम बात करते हैं निर्मल गंगा और अविरल गंगा के बारे में, लेकिन इसको लेकर स्टेट यानी कि राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज़, लोकल एनजीओज, व्यक्ति मीन्स इंडिविजुअल व्यक्ति जो हैं, हर एक को मिलकर इसकी देखभाल करनी होगी, तब जाकर ये सारे इश्यूज जो हैं वो सोल्व होंगे। तो एनवायरनमेंट इज़ ए नेशनल इश्यू। मैं तो कहता हूँ कि ये इंटरनेशनल एज वेल एज इंडिविजुअल इश्यू है, कि एक व्यक्ति को और दुनिया के सभी व्यक्तियों को और सभी जीवों को इम्पैक्ट करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट। फिर बात करते हैं टैकलिंग द चाइना थ्रेट के बारे में। यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके बैकग्राउंड में चल रहा है टेक्नोलॉजिकल वॉर। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि जो देश, और आप पूरी ह्यूमैनिटी से देख लीजिए, आप सभी प्राणियों को देखिए, तो ह्यूमन बीइंग ने टेक्नोलॉजी जैसे कि फायर को पैदा करना और कंट्रोल करना ये सीख लिया। तो ये टेक्नोलॉजी फिर हथियार बनाए, पत्थरों के हथियार, आज के 47 और ये सारी चीज़ें, और टेक्नोलॉजी की वजह से हम सारी चीज़ों को रूल कर पाए हैं। और स्पेस में भी अब जाने लगे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, बट एनीवे। तो टेक्नोलॉजी जिसके पास ज़्यादा होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, वो देश दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा, या फिर वो देश जो है दुनिया में सबसे आगे होगा, उनके लोग जो हैं वो सबसे आगे होंगे। तो यही रेस चल रही है यूएसए और चाइना के बीच में, और ये रेस जो है ये जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करती हैं। और जिस प्रकार से टिकटॉक और दूसरे ऐप्स को बैन किया गया है, तो ये रेस जो है इसकी अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। अगर कोई ये सोच रहा है तो ये रेस ख़त्म हो गई, नो, अभी तो बस इसकी शुरुआत ही हुई है। पता नहीं आगे क्या क्या इसमें हमें देखने को मिल सकता है। इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दोनों देशों के ऊपर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होगी, और इसी के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि 5G, AI, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इन सारी अलग अलग चीज़ों में ये दोनों देश एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। और मिस्टर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो क्लियरली बता दिया है कि चाइना की टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते, हमें हमारे देश में इसकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसका खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन ये खर्च मिस्टर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना यह है कि, नॉट मिस्टर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, राइट वर्ड इज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि मिस्टर ट्रंप का मानना यह है कि आज भले ही थोड़ा खर्च बढ़ जाए, लेकिन आज का खर्च जो है वो फ्यूचर की सिक्योरिटी बन सकता है। अगर आज भी हम पैसे बचाने के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो फ्यूचर हमारा जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकता है। Technological decoupling is being viewed as a necessary part of wider strategy to manage Beijing's aggression. अगर चाइना को कंट्रोल करना है तो आप उनसे धीरे धीरे करके उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई मत रहिए, आप खुद की टेक्नोलॉजी से या फिर दूसरे से लाइक माइंडेड देशों की टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई रखिए। और यही चीज़ की शुरुआत जो है वो भारत ने भी कर दी है। इंडिया टू इज़ फास्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस कंटेस्टेशन। भारत ने भी ये तय किया है कि भले ही थोड़ा खर्च बढ़ जाए, लेकिन हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और ये एक बहुत ही अच्छी बात भी है। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। ये भी एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। तो अब बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। एक दुखद खबर है, हमारे देश के भारत रत्न प्रणब मुखर्जी साहब जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 7 दिनों का ऑफिशियल मॉर्निंग रखा जाएगा, और वर्ल्ड लीडर्स ने भी अपना दुख व्यक्त किया है। बांग्लादेश ने नेशनल मॉर्निंग अनाउंस कर दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है टू डिप्यूट सेंट्रल टीम्स टू 4 स्टेट्स, जिसमें कोविड-19 के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। रिकवरी रेट 76.61% हो गया है। इंडियन रेलवेज ने 960 स्टेशंस को सोलराइज किया है। DCGA एक्सटेंड्स बैन ऑन शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन टिल 30 सितंबर। और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने यह बताया कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो गेम चेंजर का काम करेगी। इंडियन हाई कमीशन गिफ्ट्स बुक्स टू 100 यूनिवर्सिटीज़ एंड कलीग्स टू मार्क मुजिब बरशो इन बांग्लादेश। मुजिब बरशो यानी कि उनके जो फाउंडिंग फादर थे प्रेसिडेंट शेख मुजिबर रहमान, तो उनके बर्थ सैनिटरी के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और मुस्तफ़ा अदीब जो हैं वो लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। चाइना में स्कूल की शुरुआत हो चुकी है, और इंडिया और रशिया ने जॉइंट विनर 2020 ऑनलाइन फाइड चेस ओलंपियाड का, ये दोनों इंडिया एंड रशिया डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर्स फॉर दिस चेस ओलंपियाड।
And that's everything in today's discussion. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.